वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। श्री विश्वनाथाय नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। चलिए, हम लोग स्त्री प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पूर्व के पाठ में हम लोगों ने प्राचां स्फतद्धितः सिद्ध गौरादिभ्यश्च वयसि प्रथमे, इन 3 सूत्रों का अध्ययन किया था। प्राचां स्फतद्धितः सूत्र में 3 पद थे। प्राचां यह षष्ठ्यंत पद था, स्फ यह लुप्त प्रथमांत पद था, और तद्धितः यह भी प्रथमांत पद था। ठीक, सूत्र का अर्थ हुआ था कि जो ययंत प्रातिपदिक होता है, उस ययंत प्रातिपदिक से स्फ प्रत्यय होता है विकल्प से, और वह स्फ प्रत्यय क्या होता है? तद्धित संज्ञक होता है। ठीक, तत्पश्चात हम लोगों ने गार्ग्यायण बनाया। गार्ग्य शब्द रहता है, वो ययंत रहता है, उससे हम स्फा प्रत्यय कर देते हैं। स्फा में जो सकार रहता है वह सिद्ध रहता है, मतलब सकार की संज्ञा हो जाती है, इसलिए स्फा प्रत्यय क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। तो उसके पश्चात हम फा के स्थान में आय ने या नि, यह जो लंबायमान सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा हम फा के स्थान में आयन कर देते हैं। ठीक, तो गार्ग्य आयन फिर भाषांग कार का लोप करने के पश्चात गार्ग्यायन बन जाता है, और हम सिद्ध गौरादिभ्यसित स्फा प्रत्यय सिद्ध होने के कारण उससे क्या हो जाता है? गीस प्रत्यय हो जाता है। फिर उसमें गकार सकार की संज्ञा होकर के गार्ग्यायनी बनता है। फिर नकार को णत्व कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? गार्ग्यायणी, ये प्रयोग बन जाता है। ठीक, चलिए, और उसके पश्चात ये देखा, फिर नर्तकी देखा। नृत धातु से णबुल प्रत्यय करके नर्तकी बन जाता है। ठीक, वो क्षमता णबुल नहीं, स्वन प्रत्यय करते हैं। ठीक, यदि हम यहाँ णबुल प्रत्यय कर देंगे तो क्या दिक्कत होगी महाराज जी? णबुल को बता सकते हैं? अक हो जाए, वो को अक होकर के नर्तक बन जाएगा ना जी, तो क्या आपत्ति आ जाएगी यदि हम णबुल प्रत्यय करके सुबुल प्रत्यय ना करें? अरे यहाँ पर फिर जो है ना, इससे प्राचाम स्फाता ना, जो यहाँ पर सकार की संज्ञा नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर सिद्ध नहीं होगा ना सिद्ध णबुल नहीं प्रत्यय, होगा, इसलिए तो यहाँ से फिर सिद्ध नहीं होगा, तो फिर उसके पश्चात में गीस प्रत्यय भी नहीं होगा। बहुत सही बात, ऐसा ही विचार कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सुबुल प्रत्यय करेंगे। ठीक, इसलिए तो सिद्ध हो जाएगा, इसलिए उससे क्या हो जाएगा? गीस प्रत्यय हो जाएगा। समझ आया? लेकिन कृदंत में तो नर्तक बन सकता है ना, वो नर्तक बन सकता है उससे। ठीक, किंतु हम नर्तकी जब बनाएंगे तो किंतु गीस प्रत्यय नहीं हो पाएगा यहाँ पर, यदि सिद्ध नहीं होगा। ठीक, चलिए, और फिर गौरादिगण का उदाहरण हम लोगों ने क्या देखा? गौरी, अनडुही, अनडवाही इत्यादि को देखा। ठीक, अनडवाही किस पक्ष में बनता है? विकल्प से बनता है। आमन डुहा स्त्रियां वा वाच्यः, इस वार्तिक के द्वारा आम आगम हो जाता है ना, आम हो जाता है, इसलिए अनडवाही बनता है। ठीक, चलिए, और ये गौरादिगण कैसा है? आकृतिगण है। ठीक, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर वैसी प्रथमे का अध्ययन किया था। वैसी प्रथमे का अर्थ क्या था? कि प्रथम वयवाची जो अदंत प्रातिपदिक, उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गी प्रत्यय होता है। ये उदाहरण था इसका, ये अर्थ था। इसका उदाहरण क्या था? कुमारी। कुमार शब्द रहता है, प्रथम वय का वाची है, इसलिए इससे क्या हो जाता है? गीप प्रत्यय होकर के कुमारी प्रयोग बन जाता है। ठीक, अभी हम लोगों ने जितने सूत्र पढ़े स्त्री प्रत्यय में, उसमें से गीस प्रत्यय करने वाला कितना सूत्र आया है? गीस प्रत्यय करने वाला एक ही मात्र एक ही सूत्र आया है। ठीक, विशेष तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि गीस प्रत्यय कौन सा सूत्र करता है। यदि ऐसा याद रखेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए, अब नया सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र आया? दिगोहो। दिगोहो, ये सूत्र आया। ठीक, द्विगोहो, इस सूत्र में एक ही पद, द्विगोहो इति पंचम में वचनांतम पदम। ठीक, द्विगु शब्द से गसी प्रत्यय करके द्विगोहो बन जाता है। ठीक, चलिए, अब इसमें अजाद्यतष्टाप के द्वारा अतः की निवृत्ति आती है। जी, अजाद्यतष्टाप, अतः की निवृत्ति आती है,
तथा प्रातिपदिकात प्रत्ययः परश्च, इनका अधिकार आता है। ठीक, और स्त्रियाम का भी क्या आता है? अधिकार आता है। ठीक, तो अतः आ गया जी। अतः क्या हो जाता है? द्विगोह का विशेषण बन जाता है। किसका विशेषण बन जाता है? द्विगोह का विशेषण बन जाता है। और विशेषण बनने के कारण वहां पर एन विधिस तदंतस्य के द्वारा तदंत विधि हो जाती है। ठीक, तो क्या अत रहता है ना, अतः रहता है, तो पंचमी में क्या बन जाएगा? अदंतात। क्या बनेगा? अदंतात द्विगोहो। ठीक, आगे प्रातिपदिकात आता है ना, जोड़ लीजिएगा। तो अदंतात द्विगोहो प्रातिपदिकात गीप प्रत्ययो भवति। गीप कहाँ से आ जाएगा? गीप आ जाएगा ऋण्येभ्यो गीप। हाँ, इससे गीप की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक, तो अदंत द्विगु मतलब द्विगु समास में अदंत प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। समझ में आया? जी। चलिए, क्या उदाहरण दिए? त्रिलोकी, अजादित्वा, त्रिफला, त्रयनिका। हाँ, त्रिलोकी। ठीक, त्रयाणाम लोकानाम समूहः अथवा समाहारः। ठीक, एक ही बात है। तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकी। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? अभिनव जी, त्रयाणाम लोकानाम, इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? और त्रिलोकी का अलौकिक विग्रह क्या होगा? त्रिलोकी का त्रिआम और लोक आम। लोक आम, त्रिलोका नाम। हाँ, सही कह रहे हो। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर इसकी क्या कर देंगे? द्विगु समास कर देंगे जी। और समासत्वाद गीप कृत तद्धित समासाश्च के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा तथा स्त्रीत्व की विवक्षा में सुपो धातु प्रातिपदिक के द्वारा विभक्ति का लुक कर देंगे। ठीक, तो क्या बनेगा? त्रिलोक। त्रिलोक ऐसा बन जाएगा ना जी। अब यहाँ पर द्विगु समास हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, हुआ है। ठीक, एतावता यहाँ पर द्विगोहो, और ये अदंत प्रातिपदिक भी है त्रिलोक। जी जी, द्विगु समासांत भी है। उस समासांत नहीं, समास है। ठीक, इसलिए इससे क्या हो जाएगा? गीप प्रत्यय हो जाएगा। गीप में गकार पकार की संज्ञा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? त्रिलोक ई, पूर्व की भा संज्ञा, भसंज्ञ ककार का लोप यशितिजा के द्वारा। ठीक, और का हल हो जाएगा, का में जाकर के ई मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिलोकी। त्रिलोकी, समझे? चलिए, तीनों लोगों का जो समाहार उसे त्रिलोकी कहते हैं। ठीक, चलिए, समझ में आ गया है ना? फिर एक प्रयोग और बनता है, अजादित्वा त्रिफला। अजादित्वा त्रिफला। क्या है? त्रयाणाम फलानाम समाहारः इति त्रिफला। क्या बोले? त्रिफला। अरे महाराज जी, इसका लौकिक विग्रह क्या हुआ? त्रयाणाम फलानाम समाहारः त्रिफला। त्रिफला विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह एक वृत्तर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। व्यक्ति के अर्थ के का जो बोधक होगा उसको विग्रह कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर त्रयाणाम फलानाम समाहारः इति त्रिफला। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? त्रयाणाम त्रिआम फल आम। जी, और बस, और उसके पश्चात इसकी प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति का लुक सुपो धातु प्रातिपदिक के द्वारा, तो लोक और समास हो जाएगा। समास हो गया पहले, तभी तो होगा ना जी। तो त्रिलोक त्रिफल बना। अभी अदंत प्रातिपदिक है कि नहीं है? जी, है। अब यहाँ पर द्विगोहो सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त है? गीप प्रत्यय प्राप्त है। ठीक, किंतु इसको बाध करके जो त्रिफल शब्द है ना, इसका पाठ अजादि गण में है। कहाँ है? अजादि गण। अजादि गण में खोल करके देखिए, अजादि गण में इसका पाठ है। जी, देखिए फटाफट। जी, चलिए, तो त्रिफला शब्द का क्या है? अजादि गण में पाठ है, इसलिए इससे क्या हो जाता है? यहाँ पर अजादिता टाप के द्वारा टाप हो जाता है। ठीक, द्विगोह की तरह जो जिस गीप प्रत्यय की प्राप्ति रहती है उसको बाध करके अजादिता टाप के द्वारा टाप हो जाता है। ठीक, चलिए, टाप प्रत्यय कर दीजिए, टकार पकार की संज्ञा आ बचा, फिर क्या कर दीजिए? दीर्घ कर दीजिए। ठीक, त्रिफला, यह प्रयोग बन जाएगा।
और समझ में आ गया? त्रयनीका। हाँ, त्र्यनीका क्या है? त्र्यनीका। त्रयाणाम अनीकानाम समाहारः इति त्रयनीका। तो 3 प्रकार की सेनाओं का जो समूह होगा उसे क्या कहते हैं? त्र्यनीक कहते हैं। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? वही होगा आम अनीक आम। हाँ, समास कर दीजिए, द्विगु समास। और द्विगु समास कर देने के पश्चात में अजादित प्रातिपदिक संज्ञा और अजादित अष्टाप से टाप प्रत्यय स्त्री की कक्षा में। तो त्रयनीक। अरे महाराज, पहले प्रातिपदिक संज्ञा कीजिए, विभक्ति का लुक कर दीजिए। कर दिया ना जी। हाँ, तो त्र्यनीक। और यहाँ पर इको एंड के द्वारा यण कर दीजिए, त्रिअनीक है ना, त्र्यनीक बन गया। फिर गीप प्रत्यय कर दीजिएगा, क्षम्यताम गीप नहीं होगा, प्राप्त रहता है यहाँ पर, द्विगु समास है ना, प्राप्त रहता है, किंतु अजादि गण में इसका पाठ है, इसलिए अजादित टाप के द्वारा यहाँ टाप प्रत्यय होकर के त्र्यनीका ऐसा बन जाता है ना। चलिए, तो त्र्यनीका नाम सेना, त्र्यनीका सेना। ठीक, 3 प्रकार की जो सेना उसे त्रिनीका सेना कहते हैं। ठीक, वर्णादनुदात्तातोपधातो न। हाँ, एक सूत्र आया नया, वर्णादनुदात्तातोपधातो न। क्या सूत्र आया? वर्णादनुदात्तातोपधातो न। यह सूत्र आया, वर्णादनुदात्तातोपधातो न। इस सूत्र में वर्णाद इति पंचम एकवचनान्तं पदम, अनुदात्तात इत्यपि पंचम एकवचनान्तं पदम, ठीक, तोपधात इत्यपि पंचम एकवचनान्तं पदम, तः इति षष्ठ्यन्तं पदम। ठीक, तः इति षष्ठ्यन्तं पदम, नः इति प्रथमैकवचनान्तं पदम। कहाँ कहाँ का बोलिए? ये वर्णादनुदात्त। अरे एक एक पद बोलिए ना भैया, कहाँ कहाँ? वर्णात् पंचम्यन्तं पदम, पंचम एकवचनान्तं, पंचम एकवचनान्तं पदम, अनुदात्तात ये भी पंचम्यन्तं पदम है, और तोपधात ये भी पंचम्यंत है, और तः ये षष्ठ्यंत है, और नः प्रथमांत है। ठीक, अभिनव जी समझ में आ गया ना कौन कौन पद हैं? जी। हाँ जी। कौन कौन है बोलिए? वर्णात् पंचम्यंतम एक वचनांतम। हाँ, पंचमी के एक वचन का हिंदी में ही बोल दीजिए। अनुदात्तात। अनुदात्तात। हाँ, पंचम्यंत एक वचन। पंचमी एक वचनांतम, न इति प्रथमांतम। और तः कहाँ का है? षष्ठ्यंतम एक वचनांतम। तः भी है ना? तः भी है ना? षष्ठ्यंतम एक वचनांतम, षष्ठी एक वचनांतम। चलिए, हो गया ना जी। उन्ना इतावता इस सूत्र में ये सूत्र अनेक पदों वाला है। ठीक, समझे? अब इस सूत्र में प्रातिपदिकात, ठीक, प्रत्ययः, परश्च और स्त्रियाम, इनका अधिकार आता है, समझे? तथा अनुसर्जनात् सूत्र है, उसका अधिकार आता है, समझे? और मनोरौवा सूत्र है। क्या है? मनोरौवा के द्वारा वा की अनुवृत्ति आती है। ठीक, तथा ऋण्येभ्यो गीप के द्वारा गीप की अनुवृत्ति आ जाती है, समझे? चलिए, तो ऋण्येभ्यो गीप के द्वारा गीप की अनुवृत्ति आती है, मनोरौवा के द्वारा वा की अनुवृत्ति आ जाती है, तथा अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम, इन सूत्रों का अधिकार आता है, समझे? अब इस सूत्र का अर्थ क्या होता है, उस अर्थ पर हम विचार करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, वर्णवाची। लो जी, देखिएगा। ठीक, यहाँ पर जो वर्णात है ना जी, हाँ, तो इसे कट जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो वर्णात है ना, उसमें 2 विशेषण है। कौन कौन? तो एक तो अनुदात्तात है और एक तोपधात है। कौन कौन? अनुदात्तात और तोपधात। हाँ, तो जानते हैं कि जो विशेषण होता है उसमें क्या हो जाती है?
विशेष्य तदंत विधि हो जाती है। ठीक, ये न विधिश तदंतस्य। हाँ, तदंत विधि कर दीजिए तो क्या अनुदात्तांतात क्या बन जाएगा? अनुदात्तांतात। और तोपधात भी क्या है? विशेषण है इसमें। ठीक, तोपधात मतलब क्या है? तकारः उपधा यस्य। ठीक, स तकारोपधा तस्मात् तकारोपधात। तो अनुदात्तांतात तोपधांतात। ठीक, वर्णात। समझे? वर्णात का अर्थ यहाँ पर देखिए, वर्णात का अर्थ ये मत समझ जाए कि वर्ण प्रातिपदिक से होता है, वर्ण शब्द से नहीं होता है। अपितु वर्ण से यहाँ पर वर्णवाचकात लेना है। क्या लेना है? वर्णवाचकात। तो यहाँ पर शब्द नहीं लेना है, समझे? मतलब वर्ण शब्द से नहीं होता, अपितु वर्णवाचक जो शब्द होता है उससे क्या होता है? प्रत्यय होगा। तो अभी क्या बना? अनुदात्तांतात तोपधांतात वर्णात। इतना बना कि नहीं बना? बन गया। बन गया ना। अब यहाँ पर अनुपसर्जनात् को भी जोड़ दीजिए। ठीक, तो क्या बन जाएगा? अनुदात्तांतात तोपधात अनुपसर्जनात् वर्णवाचकात। अब प्रातिपदिकात अधिकार आता है कि नहीं आता है? प्रातिपदिकात को भी जोड़ दीजिए। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, सबको बोलना पड़ेगा एक बार अर्थ। ठीक, तो अनुदात्तांतात तोपधांतात अनुपसर्जनात् वर्णवाचकात प्रातिपदिकात। इतना बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब हम क्या किए हैं? गीप की अनुवृत्ति लाए कि नहीं लाए? तो गीप को भी जोड़ दीजिए। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो अनुदात्तांतात तोपधांतात अनुपसर्जनात् वर्णवाचकात प्रातिपदिकात गीप प्रत्ययो भवति। वाक्य निवृत्ति आती है ना मनोरव वाक्य द्वारा, तो विकल्पेन। कैसे होती है? तो विकल्प से होती है। ठीक, इतना अर्थ क्या होगा हमारा? ये वर्णाद अनुदात्तांतात तोपधात इतने का अर्थ हुआ। ठीक, वर्णाद अनुदात्तात तोपधात इतने का अर्थ हुआ। अभी हमारे सूत्र में दो पद बचे हुए, तह नह। इतना बना कि नहीं बना है? तो ताह में क्या है? जो ताह में आपको ताह है ना, ता यहाँ षष्ठी के एक वचन का है। तो क्या हो जाएगा? तकारस्य स्थाने, तकारस्य स्थाने। और नह है ना, तकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। क्या अर्थ हो जाएगा? तकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। तथा मतलब तकार के स्थान में नकारादेश भी होता है। अर्थ लग गया कि नहीं लग गया? एक बार अर्थ मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। क्या अर्थ हुआ? अनुदात्तांतात तोपधांतात अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात स्त्रियां गीप प्रत्ययो विकल्पेन भवति। ठीक, और तथा तकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। नकारादेशश्च भवति। समझे कि नहीं समझे? क्या अर्थ बना? अनुदात्तांतात, अरे मैं बता रहा हूँ, अनुदात्तांतात अनुपसर्गात। क्या यही बता रहे हो? मैं बता, बोलिए। अनुदात्तांतात तोपधांतात अनुपसर्जनात् वर्णवाचकात प्रातिपदिकात वा, अथवा वर्णवाचकांतात कर लीजिए यहाँ पर। वर्णवाचकांतात प्रातिपदिकात वा विकल्पेन गीप प्रत्ययो भवति। स्त्रीत्व विवक्षायां गीप प्रत्ययो भवति। तकारस्य स्थाने नकारादेशः अपि भवति। थोड़ा सा इधर उधर होगा, विक्रम होगा, लेकिन सही है। ठीक, चलिए आप बोलेंगे। अनुदात्तांतात तोपधांतात अनुपसर्जनात् वर्णवाचकांतात प्रातिपदिकात वा विकल्पेन गिप भवति। तकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। हाँ, या तो वाह ही बोले चाहे विकल्प बोले, ठीक है आपका। ठीक, चलिए अभिनव जी बोलेंगे। बोलिए। अनुदात्तांतात सभी पंचम में तो पंचम में बोल। हाँ, तोपधांतात उपसर्जनात् अनुपसर्जनात् महाराज जी, अनुपसर्जनात् वर्णवाचकात वर्णवाचकांतात
वर्णवाचकांतात् प्रातिपदिकात् वा विकल्पेन गीत प्रत्ययो भवति। जी। या स्त्रीत्व विवक्षायां गीत प्रत्ययो भवति। हाँ। तथा तकारस्य स्थाने नकारः तकारस्य स्थाने नकारादेशश्च भवति। तकारस्य स्थाने नकारादेशश्च भवति। हाँ, बहुत अच्छा बोले हैं अभिनव जी। कोई मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कि नहीं? हाँ। लेकिन सही बोले हैं। चलिए, अब इसका एक बार हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। संस्कृत में तो बहुत बनाए, लेकिन हिंदी में क्या अर्थ बनता है। ठीक, तो देखिए सीधा सीधा इसका अर्थ यही है कि अनुदात जो अनुदात्त है, तोपद है और अनुत्सर्जन जो है, ये सब किस में विशेषण है? प्रातिपदिक में विशेषण है। ठीक, ये सब किस में? वर्णवाचक में विशेषण है। और वर्णवाचक कहाँ है? प्रातिपदिक में विशेषण है। समझे? तो देखिए वर्णवाचक शब्द कैसा होना चाहिए? तो अनुदात्त होना चाहिए। ठीक, और तकारोपधक होना चाहिए। तकार उसके उपधा में होना चाहिए। ठीक, तथा अनुत्सर्जन होना चाहिए। इनमें से कोई एक हो या सब हो? तथा वर्ण का वाचक भी होना चाहिए। सभी होना चाहिए। ठीक, तभी होगा। और कैसा होना चाहिए? तो तकारोपधक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तकार उपधा में होना चाहिए। तकारोपधक होना चाहिए। ऐसा जो प्रातिपदिक होगा उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है और तकार के स्थान में नकार आदेश भी होता है। समझे? जी। और तकार के स्थान में नकार आदेश तभी होगा जब गीप प्रत्यय उसके समीप में होगा, तभी होगा। ऐसे नहीं होता है। ठीक, चलिए अब आगे चले, उदाहरण देखें। जी। क्या उदाहरण दिए? एनी काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़। अर्थ सभी को समझ में आ गया है? चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण दिए? एनी। क्या उदाहरण दिए? एनी। एनी उदाहरण दिए। ठीक, एनी और एता। देखिए एत शब्द रहता है जी। और एत शब्द सकल रंग मतलब कई प्रकार के रंगों का वाची होता है। क्या होता है? कई प्रकार के रंगों का वाची होता है। हाँ, एत शब्द कई प्रकार के रंगों का वाची होता है। ठीक, तो देखिए मतलब ये वर्णवाची है कि नहीं है? वर्ण मतलब कलर, जो हम लोग इधर देखते हैं। ठीक, चलिए तो वर्ण का वाची है। अब देखिए यहाँ पर इसी में घटाते हैं पूरा सूत्र। ठीक, तो देखिए ये एत शब्द है, ये प्रातिपदिक है ना जी। एत शब्द है और ये अनुदात्त है। अनुदात्त मान लीजिए। ठीक, ये क्या है? अनुदात्त है। तथा तकार इसकी उपधा में है कि नहीं है? है। उपधा का क्या लक्षण है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। ठीक, और कल कुछ बताए थे, कल दूसरे पाठ में कुछ बताए थे ना जी। अभिनव जी? क्या था उपधा का लक्षण? नहीं का उसका था। हेलो। हाँ, उपधा का क्या लक्षण था प्रभु जी? बहुत बड़ा बताए थे आप। अरे इसीलिए नहीं याद किए ना। उपधा का लक्षण था समुदाय विशिष्टत्वम उपधात्वम वैशिष्ट्यंच स्वघटकत्वम स्वघटकत्व स्वघटकान्त्याल अव्यवहित पूर्वत्व एतद उभय संबंधेन। हाँ, याद हो जाना चाहिए कल। ठीक, तो समुदाय विशिष्टत्वम उपधात्वम वैशिष्ट्यंच स्वघटकत्वम स्वघटकान्त्याल व्यवहित पूर्वत्व एतद उभय संबंधेन। ये क्या है? उपधा का लक्षण है। ठीक, कैसे घटता है? तो देखिए एत है ना, स्वपद के द्वारा किसको लेना है? स्वपद के द्वारा समुदाय को लेना है। ठीक, तो स्व के द्वारा ले लीजिए समुदाय को। ठीक, और तद घटकत्व एत में है कि नहीं है? जी, एत में है। उसके पश्चात प्रथम संबंध क्या हुआ? घट गया। अब दूसरा संबंध क्या है? स्वघटकान्त्याल व्यवहित पूर्वत्व, ये है ना। तो देखिए स्व के द्वारा किसको लेना है? समुदाय। एत इस समुदाय को लेना है। ठीक, तद घटकत्व, तद घटक अंत्य अल कौन है? तकारो। एत में तकारोत्तरवर्ती अकार। तदव्यवहित पूर्व, तदव्यवहित यानी अकार अव्यवहित पूर्व में विद्यमान कौन है? एत में तकार है कि नहीं? है कि नहीं है? फिर से घटा लेते हैं। ठीक दूसरा वाला स्व के द्वारा किसको लेना है? समुदाय को लेना है। तद घटक अंत्य अल क्या हो गया? तत्समुदाय घटक अंत्य अल क्या हो गया? एत में तकारोत्तरवर्ती अकार
और तदव्यवहित पूर्व में विद्यमान क्या हो गया? तकार। तकार हो गया ना, उससे अव्यवहित पूर्व में विद्यमान तकार हो गया कि नहीं हो गया? अतः वो उपधा होगा कि नहीं होगा? जी। तो एत शब्द क्या है? तकारोपधक है। जी। तकारोपधक भी है ना, जी। और अनुपसर्जन भी है। जी। उपसर्जन संज्ञा इसकी नहीं होती है ना, जी। अतः ये अनुपसर्जन भी है। जी। और ये क्या है? वर्णवाची है कि नहीं है? जी, वर्णवाचक वर्णवाची। भी है। जी। अतः एक वर्णवाचक प्रातिपदिक है कि नहीं है? जी। इसलिए इससे क्या हो जाएगा? इससे गीप प्रत्यय हो जाएगा। गीप प्रत्यय हो जाएगा। तो कर दीजिए। एत गीप। हाँ, ग और पा की संज्ञा, ठीक। एत ई ऐसा बना कि नहीं बना? जी। अब ये सूत्र कुछ और कहता है कि तकारस्य परस्य स्थाने नकारादेशः। तकार के स्थान में क्या होता है? नकार आदेश नकारादेश भी होता होता है। तो तकार के स्थान में क्या कर दीजिए? ना कर दीजिए। तो तो ए न ऐसा बना कि नहीं बना? जी। पूर्व की भा संज्ञा, संज्ञा, आकार का लोप, ई को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? ए नी। क्या बना? एनी। ए नी बना ना। अब ये क्या करता है? विकल्प से गीप प्रत्यय भी करता है और विकल्प से नकार आदेश भी करता है, ठीक। तो एक पक्ष में जब नहीं होगा तो ये तो क्या है? अदंत है कि नहीं है? जी। अतः अदंत होने के कारण अदंत प्रातिपदिक है, इसलिए अजादितस टाप के द्वारा टाप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। जी। टाप में ट और पा की संज्ञा आ बचा, तो और भा संज्ञा एत आ, जी। ठीक। सवर्ण दीर्घ करके एता क्या रूप बनेगा? ए था चलिए, तो एनी एता क्या रूप बना? एनी एता। यही बना ना। तदवत रोहिणी रोहता। हाँ, रोहित शब्द से। समझ में आ गया है कि नहीं अभिनव जी? जी हाँ हाँ। ये हो गया। उसके पश्चात क्या दिए? रोहिणी रोहता रोहिता। रोहिणी, ठीक। रोहित शब्द रहता है, क्या रहता है? रोहित। रोहित शब्द रक्त वर्ण का वाची होता है। जी। अमर कोश की एक पंक्ति है, रोहितो लोहितो रक्तः। क्या है? रोहितो लोहितो रक्तः। रोहित और लोहित क्या होता है? यह रक्त वर्ण का वाची। रक्त वर्ण का वाची होता है, ठीक। चलिए, लोहिनी भी बन जाएगा फिर तो। लोहिनी। हाँ बन जाएगा। रोहित शब्द है जी। अब सब नहीं दे दिए हैं, वो यहाँ पर दे दिए हैं वैसे। तो देखिए, तो रोहित शब्द है, जी। रोहित शब्द है ना, ये भी देख लीजिए, ये क्या अनुदात्त है, ठीक। जी। और क्या तकारोपधक है कि नहीं है? है। सामान्यतः देख लीजिए क्या है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, यानी अंत्य अल से जो पूर्व में उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो रोहित में अंत्य अल क्या हो गया? अकार। तकार तकार उत्तर होती है। अकार। हाँ, और तदव्यवहित पूर्व में वर्ण कौन है? तकार। तकार है, इसलिए वो उपधा हो जाएगा, ठीक। तो तकारोपधक है कि नहीं है? जी। है। ये इसके उपसर्जन संज्ञा हुई है? नहीं हुई है, इसलिए अनुपसर्जन है। जी। और ये वर्णवाचक प्रातिपदिक है कि नहीं है? रक्त वर्ण को बताता है, इसलिए वर्णवाचक प्रातिपदिक हो गया, इसलिए इससे क्या हो जाएगा? गीप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा? रोहित गीप, ग और पा की संज्ञा, ठीक। ई बचा, तो रोहित ई संज्ञा। फिर वर्णाद अनुदात्तातो पदातो न, इस सूत्र के द्वारा ता के स्थान में नकारादेश। रोहिन ई। रोहिन ई, पूर्व की भा संज्ञा, भसंज्ञ ककार का लोप, और वर्ण सम्मेलने सति और अटकुप्वांग रोहिणी इति भवति। मतलब रोहिणी हो जाता है, उसके पश्चात अटकुप्वांग नुम व्यवाये, इस सूत्र के द्वारा णत्व हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा णत्व? घटाइए देखिए, हो जाएगा। अट हो जाएगा ना, चलो घटाते रहना। तो रोहिणी बन गया कि नहीं बन गया? ये विकल्प से करता है हमारा जी। रसाभ्याम नोना समान पदे, फिर वो करता है अटकुप्वांग व्यवाये। तो या हो गया ना यहाँ। रोहिता। अब विकल्प से करता है, इसलिए क्या बन जाएगा? रोहिता बन जाएगा। रोहित शब्द रहेगा, इससे हम क्या कर देंगे? अजाद तष्टाप की तरह टाप, टाप आखिर संज्ञा आ, प्रथम ओ, फिर आकाश वर्ण दीर्घ के द्वारा दीर्घ, तो रोहिता क्या बन जाएगा? रोहिता, ठीक। चलिए, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार एक पटु शब्द है, क्या है? पटु। पटुनी। पटु नहीं, पटु रहता है जी। अरे ता के स्थान में वो ना करता ना भैया, बाकी वर्णवाचक से वो तो गिव करेगा ही जी। जो तकारांत होगा उससे ना करेगा, बाकी नहीं करेगा, ठीक। तो क्या रहता है? पटु शब्द रहता है जी। पटु नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सॉरी, नहीं बनेगा।
चलिए, तो लोहिनी बना लीजिएगा, ठीक। जी नहीं बनेगा, सही कह रहे हो, जी नहीं बनेगा, सम्यदान। आगे क्या है, लोहिनी। लो लोहिनी भी बना लीजिएगा, ठीक, बन जाएगा ना। जी हम्म। लोहित भी बन जाएगा। चलिए वो आगे। तो गुण वचना तो वो तो गुणवचनात्। हाँ, वो तो गुण वचनात्, ये सूत्र वो है। तो वो तो वो तो गुण वचनात्, इस सूत्र में 3 पद है। वा उतः गुणवचनात्। अच्छा, वा ठीक। उतः गुणवचनात्। वा इति अव्ययपदम उतः उतः पंचम्यन्तम् एकवचनान्तं। पंचमेक वचनान्तं, अंतम ठीक। पदम और गुणवचनात् इति इत्यपि पंचमेक वचनान्तं पदम। पदम। त्रिपदात्मकम इदं इदं सूत्रम। सूत्रम। ये सूत्र 3 पदों वाला है। जी इस सूत्र में अन्यतो गीस, अन्य तो घीस ठीक, अन्यतो गीस, इस सूत्र के द्वारा गीस की अनुवृत्ति आ आती रही है। तो ये दूसरा सूत्र है गीस विधान करने वाला, याद रखना। तो एक सिद्ध गौरादिभ्यस्य से और एक अन्यतो वो तो गीस। चलिए, तो गीस की अनुवृत्ति ले आए। अब यहाँ पर उतः है ना जी, वह गुणवचनात् का क्या है, विशेषण है। जी। किसका विशेषण है, गुण वचनात् का हाँ, तथा ये हो गया ना, तो क्या बन जाएगा, उदंतात। क्या बन जाएगा, उदंतात उदंतात, ठीक। उत रहेगा, अंत जोड़ दीजिएगा तो उदंत बन जाएगा, पंचमी में उदंतात बन जाएगा। तो उदंतात गुणवाचिनः, ये इतना बना। जी अब यहाँ पर प्रातिपदिकात का अधिकार आता है, जी ठीक। प्रत्यय परस्य का भी अधिकार आता है, जी स्त्रियाम का भी अधिकार आता है। तो क्या हो जाएगा, उदंतात गुणवाचिनः प्रातिपदिकात स्त्रीत्व विवक्षायाम गीस प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ हुआ, उदंतात् गुणवचनात् गुणवाचिनः। हाँ जी सोच समझ के बोला कीजिए। उदंतात गुणवचनात् गुणवाचिनः गुणवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियां विवक्षायां स्त्रीत्व विवक्षायाम स्त्रीत्वं विवक्षायां घीस प्रत्यय भवति। गीस् प्रत्ययः परश्च भवति। गीस प्रत्ययो भवति विकल्पेन। हाँ। वहाँ पर याद रखना कि परस्य का अधिकार आता है ना, तो पर में होता है, ये अभिप्राय है इसका। जी कोई पूछ लिया ना कि प्रत्यय भाई पर में ही क्यों कर देते हैं, पूर्व में क्यों नहीं करते, कर सकता ना कोई प्रश्न, जी। तो क्या उत्तर होगा आपका, कि पाणिनि मुनि जी के द्वारा कहा गया कि प्रत्ययः परश्च, हमेशा ऊपर में ही रहेगा प्रत्यय। समझ में आया। और 1-2 प्रत्यय और हैं जो क्या होते हैं, बीच में मध्य में भी हो जाते हैं। तो मध्य में होते हैं तो अकच प्रत्यय होता है, जी नहीं तो चून त्याग। अकच प्रत्यय होता है। अकच प्रत्यय अभी आगे आएगा उदाहरण, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक। जी। तो मृदु शब्द है, मृदु शब्द से अब देखिए, मृदु शब्द है। मृदु शब्द क्या है, वर्ण का वाची है, नहीं स्वाद वो गुण का वाची गुण है, का गुण का वाची है ना, जी। सही कह रहा हो। चलिए, ये गुण का वाची है, तो मृदु शब्द गुण का वाची है। इससे, और ये उदंत है कि नहीं है, उदंत प्रातिपदिक है, गुणवाची भी है, इसलिए इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। तो मृदु गीस, गकार और शकार की एक संज्ञा ई बचा, मृदु ई, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, यशेतिचा लगेगा, वो भासंज्ञा हो जाएगी ना, हो जाएगी। और यशेतिचा लगेगा यहाँ पर, मृदु बताइए, लगेगा, यशेतिजा नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, अर्थ देखिए उसका तब बोलिए। अर्थ है क्या अर्थ, खोलिए लक्ष्य सिद्धांत फटाफट। यकारात् यशेतिजा नहीं लगेगा भासंज्ञा, क्योंकि यदि त्रिगुण ही नहीं होगा, यदि भासंज्ञा हो जाएगी तो लोप हो जाएगा। और तो गुण कहाँ हुआ है, यहाँ यणादेश हुआ ना। अकार वही- और वही ये यणादेश अकार और इकार का लोप करता है। पहले देखिए अर्थ देखिए महाराज जी। इकारे तद्धिते परे है ना, तद्धित प्रत्यय परे रहने पर अभी आपको स्वयं कहेंगे कि नहीं होता। चलिए, शायद अजंत पुल्लिंग में, वो अजंत नपुंसक में होगा, देखिए। है ना, अजंत नपुंसक में। इकारे तद्धिते च परे भस्य वर्णावर्णयोर्लोपः। देखिए, ये कहता है इकार,
ईकार तथा तद्धित के परे होने पर भ संज्ञ का ठीक इवर्ण का और अवर्ण का लोप होता है, वो उवर्ण का नहीं कहता है। इवर्ण और अवर्ण यहाँ पर क्या है, उवर्ण है ना। अस्य वर्णावरणयोर लोपः। समझे, याद रखना, इसीलिए मैं दिखवाया था कि आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप कहीं भी लगाने लगेंगे। नहीं, मैं नहीं लगा रहा था। यदि इसका लोप भी कर देंगे यदि उकार का, तो फिर प्राप्त सूत्र यदि लग रहा तो हम क्यों नहीं करेंगे बताओ। फिर निषेध किससे करेंगे? अब चाहे जो हो, मृदी रूप बनेगा और क्या। यदि उकार का लोप हो रहा है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सूत्र कुछ ना कुछ कारण होगा कि नहीं होगा वहां पर, तो उसको देखना जरूरी है। चलिए, तो ये क्या करता है, भसंज्ञ का इवर्ण और अवर्ण का ही लोप करता है, अन्य का लोप नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है, उवर्ण है, इसलिए उवर्ण का लोप नहीं होगा। चलिए, तो मृदु रहता है, ई रहता है, भसंज्ञा तो हो गई है, लेकिन उकार का लोप नहीं हो पाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर इको एणच सूत्र के द्वारा एण आदेश हो जाएगा। इको एणच क्या कहता है, इक के स्थान में यण होता है अच के परे रहने पर। का स्थान आदेश ई के स्थान में क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे यह होगा, ऊ के स्थान पर हुआ हो जाएगा। ई के स्थान में ऊ है ना, ऊ के स्थान में हुआ कर दीजिए, तो मृद वा ई मिला करके मृद्वी, मृद्वी, और फिर सुआदि की उत्पत्ति और हलंग्याभ्य दीर्घाशु से लगता है। चलिए, और विकल्प से करता है ना जी, इसलिए एक बार मृदु ही रूप बनेगा। क्या बनेगा, मृदु, मृदु बन जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये भी स्त्रीत्व में ही माना जाएगा मृदु। हाँ। अच्छा, चलिए, उसके पश्चात और क्या दिया उदाहरण, और ये हो गया ना। उसी प्रकार गुण का वाची और भी कुछ है जी, बह्वादिभ्यश्च, नहीं, वो हो गया। और पटु शब्द है, तन्वी शब्द इत्यादि है ना, दिए हैं। तो पटु शब्द एक कौन से गुण का वाची है? पटु मतलब अच्छा, चतुर। अच्छा, गुण का वाची है ना। अच्छा, स्वाद वाला भी लेना है और ये वाला भी लेना है, तो ऐसा तो कटवी भी बन जाएगा भाई साहब। ऐसा मृदु कटवी क्यों नहीं बनेगा? हाँ, जो भी गुणवाची होगा उससे हो जाएगा। ठीक, तो पटु शब्द क्या है, गुणवाची है कि नहीं है? इससे भी क्या कर दीजिए, इससे भी गीस कर देंगे, पटवी बन जाएगा। हाँ, पटवी। तो तनु शब्द से तन्वी, शाकियत संज्ञा। तो पटु शब्द है ना, उससे भी गीस प्रत्यय कर दीजिए, उकार सकार की संज्ञा, और उकार के स्थान में एड़ादेश करके पटवी रूप बन जाएगा। ठीक, तनु शब्द से तन्वी बन जाएगा। इसी प्रकार तन्वी तवेयम तनु, तो उसमें गीस प्रत्यय है ना, तन्वी। तनु शरीर मतलब कृषकाय शरीर होना उसका गुण है ना। चलिए, हो गया ना। बात कीजिए क्या लिखे हैं, और हो गया, इतने लिखा है। उदंतात गुणवाची नो वा गीस्यात् मृद्वी मृदु। आ गया ना समझ में, इतना ही रखे जी, इतना ही रखे। ठीक, श्री गुरु चरण कमल। विभो नमः।